एवरीवन, कैसे हो सब? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए हम लोग आते हैं, पहला क्वेश्चन है जो कि एएनएम पीवाईक्यू से लिया गया है। जो भी स्टूडेंट एएनएम फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो या फिर एएनएम भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यू से लिए गए हैं और टोटल क्वेश्चन जो है 20 दिया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ है जो कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, शिशु में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन डी डिफिशियंसी इन इन्फेंट? स्कर्वी या रिकेट्स या बेरी या एनीमिया? तो शिशु में विटामिन डी की कमी से जो होता है ना, वो रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विटामिन डी की कमी जब होती है बच्चों में, तो बच्चों की हड्डियां जो होती है नरम और कमज़ोर हो जाती है, जिसे रिकेट्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डीपीटी किस मार्ग से दिया जाता है? बाय विच रूट इज़ द डीपीटी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड? इंट्राडर्मल या सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर या ओरल? तो डीपीटी का टीका जो है वो इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, आईएम में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि डीपीटी का टीका आमतौर पर जांघ की मांसपेशियों में दिया जाता है। ठीक है, कहाँ दिया जाता है? तो जांघ की मांसपेशियों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिशु में पोस्टेरियर फॉन्टानेल कब बंद होता है? व्हेन डज द पोस्टेरियर फॉन्टानेल क्लोज इन इन्फेंट? 6 से 8 हफ्ते में या 6 से 8 महीने में या 18 महीने में या जन्म के तुरंत बाद? तो पोस्टेरियर फॉन्टानेल जो है शिशु में 6 से 8 हफ्ते में बंद हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है कि सिर के पीछे का नरम हिस्सा पोस्टेरियर फॉन्टानेल जो होता है, ये जो जन्म के लगभग 1.5 से 2 महीने के भीतर बंद हो जाता है। ठीक है, पोस्टेरियर फॉन्टानेल शिशु में कब बंद होता है? तो 1.5 से 2 महीना में बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन्यूरिसिस का क्या अर्थ है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन्यूरिसिस? नींद न आना या बिस्तर गीला करना या भूख न लगना या अंगूठा चूसना? तो एन्यूरिसिस का अर्थ जो है वो हो जाता है बिस्तर का गीला करना। एन्यूरिसिस का अर्थ क्या होता है? बिस्तर का गीला करना। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 5 साल के उम्र के बाद भी नींद में अनजाने में पेशाब कर देने की समस्या को ही एन्यूरिसिस कहते हैं। यानी कि बच्चों का 5 साल हो गया और नींद में अनजाने में पेशाब कर दे रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, जिसको एन्यूरिसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट वैक्सीन कितनी बीमारियों से बचाती है? तो पेंटावैलेंट बीमारी जो है 5 डिजीज से बताती है। पेंटा नाम से ही स्पष्ट है कि 5 डिजीज से बताती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यह टीका 5 बीमारियों डिप्थेरिया, परटूटिस, टेटनस, हेपेटाइटिस और हीमोफिलस से सुरक्षा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिशु का वजन जन्म के वजन का दोगुना कब होता है? 3 महीने या 5 से 6 महीने या 9 महीने या 1 साल? तो शिशु का वजन जो है जन्म के वजन का दोगुना 5 से 6 महीना में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया इसका एक्सप्लेनेशन कि एक सामान्य स्वस्थ बच्चे का वजन उसके जन्म के वजन से लगभग 5 से 6 महीने की उम्र में दोगुना हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द ओरल पोलियो वैक्सीन? जोनास साल्क या अल्बर्ट साबिन या एडवर्ड जेनर या लुई पास्चर? तो ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज जो है अल्बर्ट साबिन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अल्बर्ट साबिन ने मुंह में दी जाने वाली ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कुपोषण की रोकथाम के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? केवल दूध या संतुलित आहार या फास्ट फूड या केवल फल? तो कुपोषण की रोकथाम के लिए सबसे उपयुक्त जो होता है ना, वो होता है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। संतुलित आहार लेंगे तभी जाके कुपोषण की रोकथाम होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि कुपोषण से बचने के लिए आहार में सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, कैलोरी का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? हाइड्रोफोबिया इज अ मेन सिम्टम ऑफ विच डिजीज? मलेरिया या टाइफाइड या रेबीज या डेंगू? तो हाइड्रोफोबिया जो है वो रेबीज बीमारी का मुख्य लक्षण है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया रेबीज बीमारी का मुख्य लक्षण है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रेबीज से संक्रमित व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु में खसरा मीजल्स फैलने का मार्ग क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्किन कांटेक्ट या दूषित पानी? तो शिशु में मीजल्स फैलने का मुख्य कार्य जो होता है ना वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलता है खांसने से, छींकने से। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि खसरा खांसने या छींकने के दौरान निकलने वाली बूंद और ड्रॉपलेट के माध्यम से हवा द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोनेटल जॉन्डिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है हृदय, बी में लीवर, सी में फेफड़े, डी में किडनी। तो नियोनेटल जॉन्डिस में शरीर का जो अंग होता है ना वो लीवर जो होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि पीलियर यानी कि जॉन्डिस के दौरान लीवर यकृत बिलिरुबिन को सही से प्रोसेस नहीं कर पाता है, जिससे त्वचा जो है पीली पड़ जाती है, उसे ही जॉन्डिस कहते हैं। नेक्स्ट है पोलियोमाइलाइटिस किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया या वायरस या फंगल या प्रोटोजोआ? तो पोलियोमाइटिस जो होता है ना वो वायरस के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, मतलब वायरल डिजीज है जो तंत्रिका तंत्र पर डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु का सामान्य तापमान कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन इन्फेंट? 95.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट या 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो शिशु का सामान्य तापमान जो होता है ना वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ये दिया गया एक्सप्लेनेशन कि एक अगर बच्चा शिशु स्वस्थ रहेगा तो शिशु के शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। ठीक है, अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तो। कम वजन वाले बच्चों को घर पर गर्मी देने का तरीका क्या है? लो बर्थ वेट बेबी का, हीटर का उपयोग या KMC या ठंडा पानी या इनमें से कोई नहीं? तो जो लो बर्थ वेट बेबी रहेंगे उनको गर्मी देने का सबसे बेस्ट तरीका है KMC, कंगारू मदर केयर। यहाँ पे दिया गया है कि घर पर कम वजन वाले बच्चों को माँ की त्वचा से सटाकर यानी KMC कराकर उनके शरीर का तापमान सही रहता है KMC से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु में डिहाइड्रेशन का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? मतलब बड़ा लक्षण क्या है? व्हाट इज़ द बिगेस्ट सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट? धंसा हुआ तालू या ज़्यादा रोना या ज़्यादा भूख या सोना? तो शिशु में डिहाइड्रेशन का सबसे बड़ा लक्षण जो होता है ना वो दिखता है कि धंसा हुआ, उसका तालू जो होता है ना धंसा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया कि पानी की कमी होने पर शिशु के सिर का जो नरम हिस्सा होता है ना वो अंदर की ओर धंसा हुआ दिखाई देने लगता है। किसकी कमी से? तो पानी की कमी होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन ए डिफिशियंसी? रिकेट्स या स्कर्वी या रतौंधी या बेरी? तो विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी नाम की बीमारी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से कम रोशनी या रात में दिखाई न देने की समस्या रतौंधी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पिटिगो शिशु में किस अंग का संक्रमण है? आँख का, कान का, त्वचा का या गले का? तो इम्पिटिगो जो है शिशु में स्किन का इन्फेक्शन है। ठीक है, इम्पिटिगो त्वचा का एक जीवाणु मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें चेहरे या हाथों पर फफोले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्थेल्मिया नियोडेटरम शिशु में कहाँ होता है? नाक में या आँख में या मुंह में या कान में? कहाँ पे होता है? तो ऑप्थेल्मिया नियोडेटरम जो होता है वो आँख में होता है, शिशु के आँख में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जन्म के समय होने वाले आँखों के संक्रमण मतलब आई इन्फेक्शन को जन्म के समय ही अगर आई इन्फेक्शन हो गया तो उसको ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम कहते हैं जो कि आई में होता है। नेक्स्ट है एक टॉडलर की उम्र कितनी होती है? व्हाट इज़ द एज ऑफ ए टॉडलर? 0 से 28, 3 जिसको तो हम लोग नवजात बोलते हैं, 1 से 3 साल या 3 से 6 साल या 6 से 12 साल। तो 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं ना वो टॉडलर में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है कि 1 से 3 साल के बीच की उम्र वाले बच्चों को टॉडलर कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया अफेक्टेड विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? हृदय, पेट, फेफड़े या मस्तिष्क? तो निमोनिया जो है शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग बताओ कि 20 क्वेश्चंस टोटल आज हम
बताए हैं इस पे, तो कितना आप लोग को आ रहा था और कितना नहीं आ रहा था। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए।